हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, क्लास 12th की फिजिक्स। ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था हमने कि एक्चुअल में कूलॉम्स लॉ होता क्या है। ठीक है। तो इस वीडियो में उससे आगे हम लोग डिटेल में बिल्कुल डिस्कशन करने वाले हैं और उसके एप्लीकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार से जुड़ने का प्रयास करें, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक एक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज पूरा कंप्लीट तरीके से ख़त्म हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखे थे और उसके बाद फिर हम लोग कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत कर चुके हैं। तो कल की वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलॉम्स लॉ को थोड़ा बहुत देखा था कि एक्चुअल में कूलॉम्स लॉ क्या होता है, पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं और किस तरह से कूलॉम्स लॉ जो है पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ उस वीडियो को जाएं देखें और उसके बाद फिर यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। तो हम लोग कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें हम लोगों ने देखा था कि दो पॉइंट चार्जेस को अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो उन चार्जेस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्ट करता है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों नेचर का हो सकता है, या तो रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव नेचर, दोनों नेचर का हो सकता है। ठीक है। और ये जो नियम है वो केवल और केवल रेस्ट चार्ज के लिए क्या है, वैलिड है। रेस्ट चार्ज में भी पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज इन द सेंस कि द डायमेंशन ऑफ बोथ द charges is negligible in the comparison of the distance between the charges। अगर दो चार्जेस हैं, suppose that this is q1 and this is q2, if the distance between these charges is suppose r, तो हमने आपको बताया था कि magnitude of the charges is very less than in comparison to the distance between them, then this type of charges is called point charges। ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड इसके कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही कम है। लगभग कम का मतलब आप नेग्लेजिबल ले सकते हैं। ठीक है, नगण्य ले सकते हैं। तो डायमेंशन इनका क्या है, बहुत ही कम है। तो इस तरह के जो चार्जेस हैं इसको हम लोग पॉइंट चार्जेस बोलते हैं। ठीक है। अब कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हों तो इन दोनों चार्जेस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। यानी ये चार्ज जो है इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है और ये चार्ज भी इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। इसका जो कंसेप्ट है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ेंगे इससे आगे, तो वहां से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक्चुअल में क्या होता है कि ये चार्जेस इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते हैं। ठीक है ना। उस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे कि इस चार्जेस डायरेक्टली चार्जेस इस पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, चार्जेस की जो स्टेट रेस्ट वाली जो प्रॉपर्टीज है हमने आपको बताया है कि चार्जेस के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ एक डिफिनिट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की क्या हो जाती है, कैपेसिटी होती है। तो ये चार्ज के कुछ रीजन तक जिसकी कैपेसिटी यानी स्ट्रेंथ के आधार पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस चार्ज के भी इसके कैपेसिटी के आधार पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा
तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो पावर है, वो इसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। अगर ये दोनों चार्जेस लाइक है, दैट मीन्स अगर सपोज दैट दिस चार्ज इज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, देन इसका जो फील्ड है इसके ऊपर इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, तब वहां पे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हो जाता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज होता है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो बेटा इसका जो चार्ज है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर अगर ये आएगा तो इसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अगर मान लो कि ये पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, दिस चार्ज इज टेकन एज नेगेटिव, देन ये जो इसका जो फील्ड है इस चार्ज का, वो इसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब अगर मान लो इसके रीजन में ये वाला चार्ज आ गया, तो इसको फोर्स लगाने की, इधर की तरफ फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको ये अट्रैक्ट करेगा और धीरे धीरे ये चार्ज क्या होगा, इसके पास आता जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट, तो चलिए इसको हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। खैर यहाँ की बात हम करते हैं कि कूलॉम्स लॉ बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो सपोज दैट टू चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड Q1 and Q2, if both the charges is taken as positive, that means like charges, then the repulsive force acting between them is nothing but this is the directly proportional to the product of the magnitude of the charges. That means F is directly proportional to Q1 Q2. अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, यदि दो चार्जेस को एक दूसरे से कुछ दूरी पे, डिस्टेंस पे प्लेस्ड किया जाए, तो उसके बीच में जो एक्ट करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के गुणनफल यानी परिमाण के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में बताया है, थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं। और सेकेंड कंडीशन ये कहता है कि the force acting between, electrostatic force acting between these charges is inversely proportional to the square of the distance between them. यानी इसके डिस्टेंस के वर्ग के क्या होता है, द्युत क्रमानुपाती होता है। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 2। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट दिस इज F is directly proportional to nothing but this is Q1 Q2 upon what, R square। यहाँ से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिप्लेस करने के लिए हम एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं इसमें, और वो होता है, इसको हम लोग K बोलते हैं। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन व्हाट, R स्क्वायर। हियर K इज नोन एज मीडियम कांस्टेंट, K इज मीडियम कांस्टेंट। ठीक है, और जो K की वैल्यू होती है 1/4 pi epsilon naught. If these charges are placed in vacuum, that means in air medium, then the value of K is nothing but this is 1/4 pi epsilon naught. Here epsilon naught is the permittivity of free space. Permittivity of free space. Okay. And the value of epsilon naught is nothing but this is 8.85 into 10 raised to the power minus 12 कूलॉम स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो यहां से ये वाला इक्वेशन, अब आपको थ्योरी फॉर्म में लिख सकते हैं कि इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, then according to Coulomb's law, the electrostatic force
acting between them is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportion the square of distance between them। ठीक है, तो बेटा ये कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है कि यदि दो रेस्ट या स्टैटिक चार्जेस, पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से सम डिस्टेंस पे प्लेस्ड किए जाएं, देन द force of electrostatic force acting between them, and this is equals to directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। ओके, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेटा ये वाला जो चार्ज है ये मीडियम फोर्स है, ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है। जैसे जैसे आप मीडियम को चेंज करते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी वो चेंज होती जाएगी। बट सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम लोग वहाँ पे न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ में 11th में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मीडियम डिपेंडेंट फोर्स नहीं होता है, बिकॉज दिस फोर्स इज गिवन एट दिस इज F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन व्हाट R स्क्वायर। सिमिलर है, यहाँ पे हम चार्ज की बात करते हैं। हमने आपको बताया था कि मैकेनिक्स में हम लोग केवल मास की बात करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दिस लॉ आर सिमिलर टू ईच अदर। Here from this force equation of this force F is equals to G m1 m2 upon R square, here G is what gravitational constant, and everywhere at everywhere the value of G is constant, that's why F does not depending on the medium। आप चाहे जिस मीडियम में रख लें, आप वाटर में रख लें, ग्लास मीडियम रख लें, दोनों बॉडीज के बीच में, बट दिस फोर्स कैन नेवर बी व्हाट changes with the passage of changes of place। but this force is medium dependent force, that's why if we change medium then the value of force is what changes with medium। according to Coulomb's law of electrostatics, the electrostatic force is given by this equation F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon R square if these charges are placed in what a certain free space, because here k is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught। तो इस वाले हम चार्जेस की बात कब कर रहे हैं, जब ये चार्ज वैक्यूम मीडियम में क्या किए गए हैं, प्लेस किए गए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। मान लो बेटा ये चार्जेस वैक्यूम में ना रखकर किसी मीडियम में, सर्टेन मीडियम में रखे गए हैं। if these charges are placed a certain medium having permittivity epsilon, then the force electrostatic force become। तो ये वाला फोर्स होगा बेटा, ये जो चार्जेस हैं यदि वो वैक्यूम के अलावा किसी दूसरे मीडियम में रखे जाए जिसकी जो परमिटिविटी है वो क्या है, एप्सिलॉन है, तो ये जो फोर्स होगा, फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और इसकी वैल्यू होगी F is equals to 1 upon 4 pi here epsilon, this is q1 q2 upon what R square। ठीक है, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक चीज है कि मीडियम को हमने चेंज किया, वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो इक्वेशन है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, और जैसे जैसे आप मीडियम को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ग्राफ देख लेते हैं
कि आखिर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्ज के बीच में एक्ट करने वाला, वो मीडियम पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे आप मीडियम की परमिटिविटी आप बढ़ाओगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसी रेशियो में डिक्रीज होता जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में अगर किसी मीडियम में लगता है तो बेटा वो है वैक्यूम। ठीक है, जैसे जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी उसी रेशियो में। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि एप्सिलॉन जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है इस पे फोर्स कैसे डिपेंड कर रहा है। तो इसको मान लेते हैं दिस इज कांस्टेंट बिकॉज डिस्टेंस हमने कांस्टेंट रखा, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस आर आल्सो कांस्टेंट, उसको भी हमने कांस्टेंट रखा, और 4 पाई तो ऑलवेज कांस्टेंट है। तो जो एफ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/एप्सिलॉन। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्सेस कैसे चेंज होता है अगर हम मीडियम को चेंज करते हैं, उसके बीच में ग्राफ अगर आपको बनाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है आपको। ग्राफ का मतलब ये होता है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड कर रही है। तो आइए देखते हैं इसके बीच में ग्राफ हम लोग। तो सपोज दैट दिस इज फोर्स एक्सिस, दिस इज व्हाट, फोर्स एक्सिस, एंड दिस इज एप्सिलॉन एक्सिस, दैट मीन्स द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यहां पे देख रहे हैं बेटा कि जैसे आप एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ाया, परमिटिविटी बढ़ाया, भाई किसी भी क्वांटिटी में, मान लेते हैं यहाँ पे F इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लगा देते हैं K अपॉन एप्सिलॉन। तो अगर कांस्टेंट है ये, मान लो ये 2 है, सपोज दैट, एक मिनट के लिए। तो अगर ये एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ाओगे, 2 में पहले आपने 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 1/2, इसी 2 में आपने 8 से अगर डिवाइड किया तो कितना आएगा बेटा 0.25। देख रहे हैं F पहले ये 0.5, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 4 थी तो उस केस में फोर्स कितना आया 0.5 आया। लेकिन अगर एप्सिलॉन यहां पे 8 कर दिया हमने तो फोर्स कितना आया 0.25, आधा हो गया। तो जिस रेशियो में आप बढ़ाओगे एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी, वैसी रेशियो में फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसके बीच में जो ग्राफ होगा लीनियरली स्ट्रेट लाइन होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/एप्सिलॉन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। यहाँ पे आपको समझेंगे कि कैसे फोर्स जो है, यही एप्लीकेशन है, इसी को आपको जानना जरूरी है। आपको ये जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमने रट लिया कूलॉम्स लॉ कि दो चार्जेस अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखें तो उनके बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये बिल्कुल भी जानना आपको जरूरी नहीं है, आप इसको समझेंगे, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। एप्लीकेशन आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और एप्लीकेशन ही आपसे पूछा जाता है कहीं भी। तो एप्लीकेशन को ध्यान रखेंगे कि कूलॉम्स लॉ है, इसका यूज क्या है, क्यों इसका यूज, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो बेटा यही है कि अगर दो चार्जेस को किसी मीडियम जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, उसी रेशियो में डिक्रीज होती जाएगी, यानी चेंज होती जाएगी। अगर मीडियम बढ़ाओगे, एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो आई होप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगला हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे बेटा, इस वीडियो को थोड़ा सा करके हम लोग एंड करने वाले हैं और अगली वीडियो में ही हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे। और यदि हम एमकेएस सिस्टम की बात करें, इन एमकेएस सिस्टम आपको पता है कि वी आर फॉलोइंग 3 इंटरनेशनल सिस्टम टू मेजर द यूनिट ऑफ एनी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, नेम्ड एज एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड द थर्ड सिस्टम इज व्हाट, एफपीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में अगर हम बात करें, मेजर करें फोर्स को, तो यहाँ पे जो 1/4πε0, अगर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, के की वैल्यू इतनी होती है बेटा, इस केस में जो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होता। तो अगर हम बात करें तो फोर्स कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 9 × 10⁹
दिस इज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फोर्स होता है वैक्यूम में जब चार्जेस को एमकेएस फोर्स को एमकेएस सिस्टम में, सारी फिजिकल क्वांटिटी जो है यहाँ पे चार्जेस Q1 Q2 आर है, इन सबको हम एमकेएस सिस्टम में अगर लें। सेकंड, अगर हम सीजीएस ले लेते हैं बेटा, सीजीएस सिस्टम अगर हम ले लेते हैं तो सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स की वैल्यू होती है बेटा वो आप जानते हो डाइन होती है। चार्जेस की यूनिट, फोर्स की यूनिट डाइन होती है, चार्जेस की यूनिट आप जानते हैं स्टैट कूलम होता है, एंड द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज सेंटीमीटर इन व्हाट सीजीएस सिस्टम। इस केस में जो के की वैल्यू होती है बेटा वो 1 आती है, ठीक है, के 1 आता है। जैसे आप पुट करेंगे इसमें तो आपका के की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक। अब देखिए, तो इस केस में जो फोर्स होगा इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, के की जगह पे 1 रख देंगे, दिस इज Q1 Q2 अपॉन व्हाट आर स्क्वायर। तो जो एफ सीजीएस होगा बेटा, सीजीएस यहाँ पे लिखें, सीजीएस दिस इज व्हाट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन सीजीएस सिस्टम इफ two charges are placed in a vacuum apart from a certain distance r to each other, ठीक है। तो ये सारी थोड़ी सी चीजें हमने आपको देखा, आज अब हम लोगों ने देखा। इसके आगे बेटा एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तो आई होप आपको बहुत अच्छी क्लास लगी होगी, ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में कुछ और अच्छे धमाकेदार कंसेप्ट के साथ। और बिल्कुल भी इस चीज़ को स्किप करना नहीं भूलें, स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक एक चीज़ें नोट डाउन करेंगे, नोट्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप बनाते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।